एवरीवन, मैं हूँ राघव और मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी इकोनॉमिक्स क्लास 9 भारती भवन का जो बुक है ना, उसके फर्स्ट चैप्टर की लघु उत्तरीय प्रश्न को। और फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? तो वो है बिहार के एक गांव की आर्थिक कहानी। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय का कि रामपुर गाँव की आर्थिक संपन्नता के क्या कारण थे। तो यहाँ पे आंसर देख लो आप, 1 मिनट। कि किसी भी गांव को संपन्न बनाने के लिए वहां कुछ विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे अच्छी सड़क, विद्यालय, बिजली, अस्पताल, पानी और की व्यवस्था। इस कारण हम रामपुर गांव को आर्थिक रूप से संपन्न मानेंगे, क्योंकि यहाँ यह सारी व्यवस्थाएं मौजूद थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि उत्पादन के 3 प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि उत्पादन के 3 प्रमुख साधन निम्नलिखित है। फर्स्ट है भूमि। अब भूमि किसे कहते हैं? तो ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे के सभी वस्तुएं जो प्राकृतिक ने हमें मुफ्त में प्रदान की है वो। और श्रम मतलब हो गया मानसिक और शारीरिक कार्य, जब हम कोई लाभ के लिए करते हैं तो वह श्रम कहलाता है। मतलब कोई भी अगर हम मानसिक रूप से काम करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये मानसिक मेहनत है। अगर कोई लेबर आपके घर में घर बनाने आता है, दीवार बनाने आता है, तो वो क्या होता है? वो शारीरिक मजदूर होता है। तो श्रम दोनों ही करते हैं पैसे के लिए। फिर थर्ड है पूंजी। तो चल और अचल रूप में प्राप्त धन को हम पूंजी कहते हैं, और इसके बिना उत्पादन संभव नहीं। अगर आपको पैसे लगाने हैं तो या आपको दोनों तरीके के, पहले आपको ज़मीन चाहिए होगा जो कि अचल पूंजी है, और उसके बाद क्या करना होगा, आपको वहाँ पे घर बनाना होगा, तो उसके लिए आपको चल पूंजी भी चाहिए होगी, यानी कैश भी चाहिए होगी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि विस्तृत कृषि और गहन कृषि से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाने का कार्य करते हैं तो उसे विस्तृत कृषि कहते हैं। वही इसके बदले जब सीमित जमीन पर कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाने का कार्य करते हैं तो उसे गहन कृषि कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ कि कृषि की नवीन तकनीक से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप देख लोगे। कृषि की नवीन पद्धति 1966 में अपनाई गई, जिसे हरित क्रांति भी कहा जाता है। इसके तहत रासायनिक खाद, संकर बीज, कीटनाशक, औषधि का प्रयोग किया जाने लगा ताकि खेती का पैदावार 2 गुना हो पाए। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि आधुनिक कृषि के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों का क्या महत्व है। तो हरित क्रांति के बाद किसानों ने धान और गेहूं की फसल के उत्पादन में वृद्धि के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे संकट बीजों नहीं, यहाँ पे संकर बीजों होगा। ठीक है, संकर बीज। देखो, आप अगर आपको कोई भी दूसरे चैप्टर के अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए होंगे या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो यानी चैप्टर पढ़ा के आप चाहते हो कि मैं वीडियो डालूँ किसी खास टॉपिक का, तो वो आप कमेंट कर दोगे तो मैं उस हिसाब से अपलोड कर दूंगी। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, अब इसको समझाने लगूँ तो वीडियो झूठ मूठ का लंबा हो जाएगा। तो ये हम बस क्वेश्चन आंसर कर करके जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, और अगर आपको पढ़ना होगा तो आप कमेंट कर दोगे हमें। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन की भूमि के एक निश्चित टुकड़े में ही किन तकनीक द्वारा उत्पादन की वृद्धि संभव है। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि का सबसे आसान उपाय यह है कि जब एक निश्चित भूमि के टुकड़े पर एक बार में एक से अधिक फसल की खेती करना शुरू कर देते हैं तो इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, और इसको बहुफसल कहते हैं। मान लो मेरा इतना खेत है, ठीक है, तो यहाँ पे तो खेत में अगर हम गेहूँ लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दे के लगाते हैं ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो अब देखो, अगर ये जो बीज अगर इसमें हम मिर्चा रोप दें, ठीक है, या फिर लहसुन डाल दें, प्याज डाल दें, कुछ भी, तो सोचोगे कि खेत तो हमारा एक ही है लेकिन इससे 2 फसल आ गया कि नहीं आ गया। तो ये इससे क्या होता है, बहुत फ़ायदा होता है। तो इसको बहुफसल कृषि कहते हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है और जल संसाधन सिंचाई के लिए पूर्ण उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर देख लोगे कि बिहार में लगभग 63% भूमि पर नलकूप द्वारा सिंचाई होता है तथा नहर के द्वारा कुल 30% भूमि सिंचित होती है। बिहार में सिंचाई साधनों का वितरण बहुत असमान है। राज्य के मात्र 49% भाग में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जबकि शेष भाग में अभी भी वर्षा पर निर्भरता बनी हुई है। ठीक है। उसके बाद हम 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या बिहार में उर्वरकों का पर्याप्त और उचित मात्रा में प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बिहार के किसान खाद का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन कृषि की नई पद्धति अपनाने के बाद वह रासायनिक खाद और उर्वरकों का भी उपयोग करने लगे हैं। बीते कुछ साल में इनके उपयोग में लगातार वृद्धि हो रही है। जैसे 2000 से 2001 में इसका प्रयोग 85 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, वहीं 10 से 11 में क्या हो गया कि ये
183.4 किलोग्राम हो गया, मतलब सोचोगे कि सीधा ही 2 गुना हो गया। तो ये क्या है कि राष्ट्रीय, लेकिन फिर भी ये 2 गुना हो गया ना, फिर भी बाकी सब जगहों से देखें तो बिहार में फिर भी इसका उपयोग कम ही होता है, बाकी सब जगह और भी ज़्यादा होता है। 9th नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किसानों की भूमि का वितरण किस प्रकार हुआ है, क्या यह न्यायोचित है? तो बिहार में किसान की भूमिका का वितरण बहुत अच्छा, यहाँ पे भूमिका नहीं हुआ, यहाँ पे भूमि उसके बाद का अलग, यानी भूमि का, ठीक है। वितरण बहुत असमान है। 2006 के साथ में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 20% कृषि योग्य भूमि पर 25% मध्य और बहुवर्ग का अधिकार है, जिससे खेत का आकार 4 हेक्टेयर से अधिक है। इसके विपरीत 30% से दृष्टि योग्य भूमि, ये भी गलत है, यहाँ पे कृषि होगा, ठीक है। योग्य भूमि 80% छोटे किसान के पास है, जिनके खेतों का आकार 1 हेक्टेयर से भी कम है, जो न्यायोचित नहीं है, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम से कम क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कृषि श्रमिकों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं है और रोजगार के अभाव में कृषि श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम से भी कम है। उसके बाद छोटे किसानों को कृषि कार्य के लिए पूंजी किस प्रकार प्राप्त होती है और बड़े किसान को किस प्रकार अलग है? तो आंसर देखोगे कि छोटे किसान को बड़े किसान या महाजन बहुत ऊंचे सूद पर कर्ज लेने के लिए बड़े होते हैं और इसीलिए छोटे किसान को कृषि कार्य के लिए इन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह व्यवस्था बड़े किसानों से अलग थी, क्योंकि बड़े किसानों को बैंक का सरकारी संस्थाएं, बैंक या सरकारी संस्थाएं आसानी से कम ब्याज पर पूंजी उपलब्ध करा देती थी, क्योंकि उनकी आय अधिक होती थी। मतलब सब जानता था कि तो अमीर आदमी जाएगा कहाँ भाग के, ये तो पैसा दे ही देगा, तो इसको सब लोग एकदम दे देता था पैसा कर्ज के रूप में। लेकिन वही गरीब किसान का जानबूझ के सब क्या करता था कि जानता था कि इसके पास तो दूसरा कोई उपाय नहीं, लेगा ही, तो ये लोग ब्याज बढ़ा देता था कि मेरा भी ज़्यादा फायदा हो जाए। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की गैर कृषि क्रियाएं होती है? तो देखोगे कि बिहार में लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन कुल जनसंख्या गैर कृषि क्रियाएं भी करती हैं, ठीक है। जैसे क्या करती हैं? तो डेयरी उद्योग, भवन निर्माण उद्योग, व्यापार, परिवहन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग अगर 75% कृषि कर रहे हैं तो सब खेती ही कर रहे हैं, ये सारे काम भी क्या है, कृषि में ही आता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि गाँवों के में गैर कृषि क्रियाओं का प्रारंभ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे कि गांव में गैर कृषि क्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए बागवानी, डेयरी उद्योग, विनिर्माण उद्योग, व्यापार आदि एक अच्छा रास्ता है। इसके लिए सरकार द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जाती है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन अथवा डेयरी उद्योग के विकास में बिहार के ग्रामीण किस प्रकार प्रभावित हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इस तरह के उद्योग में उन्हें कुछ अतिरिक्त आय, गलत है, आय, ठीक है, हो जाती है। साथ ही इससे महिलाओं के रोजगार का अवसर भी बढ़ा है, जिससे अनेक परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरा हुआ है, ठीक है। उस पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में बागवानी के विकास की क्या संभावनाएं हैं? तो बिहार में बागवानी की संभावनाएं बहुत अधिक है। बिहार देश में फल सब्जी का एक प्रमुख राज्य है। लीची के उत्पादन में भारत पर विश्व का दूसरे स्थान है। वहीं देश के कुल लीची उत्पादन में लगभग 70% बिहार से ही होता है। इसके विकास के लिए राष्ट्रीय सम विकास योजना चलाई जा रही है और इसके विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सहायता दी जाती है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय को देख लेंगे और आपको कोई भी अगर चैप्टर के चाहिए, मैंने पहले भी बोला, तो आप कमेंट कर दोगे। बाय बाय, टेक केयर।